नमस्कार आप सभी को। मैं हेमेंद्र नेगी, द पहाड़ी एग्रीकल्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ उत्तराखंड के एक विशेषज्ञ बोले या हमारे बहुत ज्ञाता बोले या हम लोग बेसिकली जो हमारा पारंपरिक ज्ञान है उसके उसके भंडार हैं हमारे बृजभूषण रावत जी। उनका स्वागत है द पहाड़ी एग्रीकल्चर में। रावत सर, हम लोग पहले तो इंट्रोडक्शन जानेंगे। आप गवर्नमेंट सर्विस में भी रहे हैं। आपने अपने सेवानिवृत्ति के बाद बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं। सेवा में रहते हुए भी आपने बहुत उम्दा काम किए हैं सरकार के साथ। तो थोड़ा सा हम लोग पहले ये जानेंगे कि आपका आप बेसिकली कहाँ से आपके मन में ये आइडिया आए कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड में स्टार्टअप्स को खड़ा किया जा सकता है और हमारे जो पारंपरिक हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उससे बेस्ड लाइवलीहुड है वो क्रिएट किए जा सकते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी। देखिए, एक नेचुरल फिनोमेना था, मुझे घूमने का शौक था। जी। और जब हम 78 में नौकरी लगे तो इत्तेफाक ये था कि कुछ नौकरी ऐसी मिली कि वहाँ घूमने का एक चांद था। पहाड़ घूमना पड़ता था, गांव गांव पर्वत पर्वत जा कर के। और क्योंकि मैं कुछ साल 6 साल यूनिवर्सिटी में रहा, तो यूनिवर्सिटी में रह कर के एक रिसर्च का ग्राउंड बना, एक खोज करने का, एक शोध करने का। वहाँ से हमने जाना कि शोध से हम क्या क्या कर सकते हैं। जो हम आज जो लोग आज जितने लोग भी इस विषय पे जा कर के स्टार्टअप पे जाना चाह रहे हैं, वो वही विषय था जो हमने तब समझने की कोशिश की। और इत्तेफाक ये हुआ कि मैंने वहाँ से एक विभाग बदला, फिर मैं यूपी में जब आ गया तो संस्कृत विभाग में रहा। वहाँ भी यही था, काम काम का थोड़ा फर्क था, लेकिन जाना हर जगह गांव गांव पड़ता था। तो पहाड़ की जिंदगी रही और पहाड़ में हमेशा एक मेरे को घूमने का चाम भी रहा, साथ साथ सीखने का रहा। संस्कृति थी, संस्कार थे, हमारी जो उत्पादन क्षमता है वो थी, नदियाँ थी, घास थी, पेड़ थे, पौधे थे, गांव की जिंदगी थी और पर्यटन था। इन सब चीज़ों के साथ साथ हम जब रोज रोज एक दूसरे से आमना सामना होता था जिंदगी से, तो ये लगता था कि भाई पहाड़ की जिंदगी है तो भाई टफ, बहुत टफ है, बहुत पहाड़ी जैसा है, लेकिन उसके बाद भी लोगों के पास कुछ ऐसा है नहीं जो यहाँ देवभूमि के रूप में कहा जाता है। तो मुझे बाद में जब काफी साल 37 38 साल की नौकरी गुजर गई, फिर बाद में लगने लगा कि भाई हम तो बहुत कुछ खोते जा रहे थे। मतलब इतने लंबी जिंदगी कटने के बाद में, उन जगहों से गुजरने के बाद में, तब एहसास हुआ कि हम तो ऐसे जगह, ऐसे सोने के पहाड़ पर खड़े हैं कि हमारे यहाँ तो सब कुछ बेकार हो रहा है। और साथ साथ आपने देखा कि जो है उत्तराखंड जो है 2000 में जब बना, उसके बाद जो धीरे धीरे पलायन का सिलसिला स्लो हुआ तो उत्तराखंड खाली होने लगा। तब वो जो चीजें मेरे दिमाग में बार बार बात बात लौट के आने लगी कि साहब हम जो है इस देवभूमि, इसको ऐसे हवा में नहीं काटा जा सकता। इसके पीछे रहस्य भी है, इसके पीछे जड़ी बूटियां हैं। तब मुझे वो कहानी याद आती थी कि साहब रामचंद्र जी ने जो है अपने भाई के लिए, जब लक्ष्मण जी को मूर्छा लगी तो इसी द्रोण पर्वत से जो है जड़ी बूटियां संजीवनी मंगवाई थी। तो तब मेरे दिमाग में आया कि भाई ये जो हमारा क्षेत्र है, यहाँ हमारे पास संजीवनी तो है, लेकिन इसको इकट्ठा कैसे किया जाए, इसको ऐसा कैसे करके किया जाए कि लोग इसके साथ में जो है जुड़ सके। पलायन होने लगा, पानी खत्म होने लगा, सियासतें अलग हो गई, सामाजिक जो है विघटन हो गया, आपके जो राजनीति जगह जगह घुस गई इसकी वजह से। तो मैं जब 2016 में रिटायर हुआ तो उससे पहले मैंने करीबन 1 साल पहले ये प्लान शुरू किया कि कुछ पहाड़ के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि ताकि लोगों को एक तो गांव ना छोड़ना पड़े, संस्कृति ना छूटे, संस्कार ना छूटे, पहाड़ की जो हमारी भौगोलिक अपनी जो है आस्थाएं वो ना छूटें। और अगर ये सब कुछ छूट गया तो इसके साथ साथ हमारे जो जो इस क्षेत्र की विविधताएं हैं, ये विविधताएं हैं, हम जिसको आज हम पर्यटन से जोड़ते हैं, कभी हम धार्मिक पर्यटन से जोड़ते हैं, कभी आप जो है जो मेलों के पर्यटन उनसे जोड़ते हैं। ये संस्कृतियां हमारी बहुत पैठ रखती हैं। इस वजह से जब मैंने इस पे काम शुरू किया तो तब लगा कि यार हम तो बहुत कुछ हो चुके हैं और अभी बहुत कुछ है जिसको अभी समेटा जा सकता है। तो इन्हीं बातों को लेकर के मैंने इस पर शोध किया और एक लिस्टिंग शुरू की और काफ़ी हद तक मैं इस पर कामयाब रहा। और तभी इसी माध्यम से आप जैसे लोगों से मुलाकात हुई है, तो इसी को हम आगे बढ़ाने की कोशिश अब भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने कहीं ना कहीं जो ग्रास रूट लेवल की बात है,
आज हमारे उत्तराखंड में युवा लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, परंतु कहीं न कहीं उनके पास मार्गदर्शन नहीं है। एक जो हमारे बुजुर्ग लोगों के पास हमारे जैसे आप लोग रिटायर्ड लोग हैं, आप लोगों ने प्रैक्टिकली फील्ड में बहुत सारी चीज़ों को देखा है, प्रैक्टिकली उन चीज़ों को जाना है। जैसे आप बोल रहे हैं कि मुझे 35-36 साल जो अपनी नौकरी में मैंने दिए हैं, उसके बाद लगा कि कहीं न कहीं पहाड़ों में बहुत कुछ किया जा सकता है और हम लोग बहुत सारी चीज़ों को खोते जा रहे हैं। तो हमारे युवाओं के लिए आप जैसे लोग प्रेरणा हैं और कहीं न कहीं आप लोगों ने कुछ मॉडल भी क्रिएट किए हैं। अभी हम उस पे बात भी करेंगे कि आपने किन-किन चीज़ों को बेसिकली क्या-क्या रिसर्च की है यूनिवर्सिटी में रहने के साथ-साथ और उसके बाद भी। तो उस पे हम लोग थोड़ा जानेंगे सर कि अभी आपने किन-किन चीज़ों को पहाड़ों की किन-किन चीज़ों पे काम शुरू किया है? देखिए, पहाड़ में होने को चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत संख्या अगर गिने तो एक सिरे से गिनते देखें तो कम से कम 5-7-10 हज़ार से ज़्यादा प्रोडक्ट इस तरह की आपको मिलेंगी। मेरा सबसे पहले मैं आपको बहुत सामान्यतः इसलिए कह सकता हूँ कि अगर हम एक छोटी-छोटी चीज़ पे चले जाएँगे तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं आज जिस मॉडल पे मैं बात करना विशेष रूप से चाहूँगा और शायद सब लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा, इस बात को आपको भी आएगा। हम पहाड़ में जब पलायन रोकने की, पहाड़ में जो है रोजगार उत्पन्न करने की, उद्यम लगाने की, उद्योग स्टैब्लिश करने की बात जब करते हैं, तो उसमें एक बात बार-बार आती है कि साहब हमको फला चीज़ उगानी है। और मैं इस उगाने की बीमारी से ग्रसित लोगों को भी जानता हूँ। जो लोग उगा सकते थे वो लोग तो निकल गए गाँव से। जो लोग अब जा रहे हैं वो उगा नहीं सकते। तो हमारे पास समस्या ये थी कि अगर उगाया नहीं जाएगा तो होगा कहाँ से? तो हमने उसका एक समाधान ढूंढा कि देखिए, कुदरत के पास अपना एक साधन है, कुदरत का एक चक्र है, वार्षिक चक्र चलता है कुदरत का। कुदरत हर सीजन में, हर मौसम में कुछ ना कुछ उगाती है। तो हमने कहा उसी उसमें जो है वो संजीवनी छिपी हुई, जब जिसे जो है उस जमाने में हनुमान जी लेके आए होंगे, तो वो किसी ने उगाई नहीं थी। तो मुझे लगा कि यार वही संजीवनी हमारी इस धरती पर होती है और इसी वजह से इसको ऋषि भूमि और देव भूमि कहा गया है। तो क्यों नहीं हम इस जो सीजन में, मौसम में अपने आप कुदरत जिसको पैदा कर देती है और सीजन समाप्त होती है, खत्म कर देती है, क्यों नहीं हम इसको समेटने की कोशिश करें? तो मैंने इस पर ध्यान फोकस किया। तो मेरा ध्यान बहुत सी चीज़ों पर गया। आपने देखा होगा पहाड़ों में तरह तरह की झाड़ियाँ होती हैं। आप अगर पहाड़ की ऊंचाई वाले क्षेत्र में या सामान्य ऊंचाई 6-7 हज़ार फीट की हाइट में देखेंगे तो वहाँ किन्नौर होता है, हिस्सर होते हैं, ऊपर काफल होते हैं, बुरांस होता है, इल्मोड़ाई घास होती है। आपको जो है कड़ी पत्ता बहुत मिल जाएगा ऊपर पहाड़ों में। ऐसे ही आपको जो है करौंदा मिल जाएगा, घिंगारू मिल जाएगा। आप ये देखेंगे कि इस तरह की हजारों वेराइटियां हमारे यहाँ इस तरह की हैं जो बहुत बल्कि में होती है, इतनी होती हैं कि अगर हमको समेटे तो टनों के हिसाब से हो जाए। लेकिन हमने कभी उसकी कद्र नहीं की। वही कहा ना, कद्र की गई होती तो आज शायद हमारे पास एक इतना बड़ा उद्योग जो है वहाँ जो है एस्टेब्लिश हो गया होता। लेकिन हमने कोशिश नहीं की, तो मैंने उसको रिवाइव करने की कोशिश की। हमने कहा नहीं, हम बजाय उगाने के अगर हम इन्हीं चीज़ों को जो है समेटना शुरू कर दें तो आप जो है देखेंगे कि छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बन सकती हैं। अब आप देखिए, आपके यहाँ पहाड़ों में चले जाइए, अगर जो रेगुलर वे में जो लोग इस्तेमाल उसको कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो है एक टिमरू एक पेड़ होता है। टिमरू के लोग बीज निकालते हैं और बीज जो है अक्सर जो है आपने देखा होगा दंत मंजन में काम आते हैं, दवा में भी काम आते हैं। अभी लोग जो है नमक भी बना रहे हैं। हमने ये देखा कि अगर आप टिमरू को बोएंगे नहीं और केवल उसको निकालते रहेंगे तो कहाँ तक पूर्ति हो पाएगी। इसलिए ज़्यादा बढ़िया है कि बीजों को इकट्ठा करके या उसकी कलमें बना करके उसको तो फैलाते रहिए और साथ साथ उसकी जो पत्तियां हैं जो बेकार हो जानी है, उन पत्तियों को सुखा करके अगर आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक वही इस्तेमाल हो जाता है, बराबर वही इस्तेमाल होगा। थोड़ा गुणवत्ता में 5-10% का फर्क पड़ सकता है, लेकिन वही अगर हम उसका नमक बना दें, वही उसको हम दंत मंजन में मिला दें या कुछ सौंदर्य प्रसाद में मिला दें, तो वो सब कुछ ऐसा किया जा सकता है। कड़ी पत्ता है, अब आप देखिए बाजार से अगर आप खरीदेंगे तो मैं मोटा मोटा औसत लगा रहा हूँ कि 1000 रुपये केजी जाता है। बिल्कुल सर। अब आप जंगल से निकालना है, सुखाना है, पैक कर देना है, कोई बहुत बड़ा काम है ये। इसी तरह चाय की पत्तियां हैं, चाय पत्ती कोई जरूरी है कि हम जो है आसाम वाली चाय पिएंगे, इसमें तो निकोटीन होता है। हमें कहते हैं ग्रीन हर्बल पे काम करिए ना, तो हमारे पास इतनी तरह की घासें हमारे पास हैं जंगल में, जिसकी कोई नहीं है। अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा बहुत सी जगह ये बात आई है कि बुरांस की पत्तियों से जो है बहुत बढ़िया एंटी कैंसर टी बन सकती है।
तो हम क्यों नहीं बना सकते हैं? यस सर। हम जो है कंडाली से चाय बना रहे हैं। हमारे पहाड़ में बहुत बढ़िया जंगली गेंदा होता है। जंगली गेंदे की पत्तियों से इतनी बढ़िया खुशबूदार चाय बनती है और ग्रीन टी है, तो आप उसको बना दीजिए। हम जो है गुलदारी, हमारे पहाड़ों में आप गांव-गांव में देखेंगे गुलदावरी, कुंजा, इस तरह की बहुत-बहुत अपने आप होती हुई पैदा होती हुई मिल जाएंगी। तो इन चीज़ों को अगर हम समेटने की बात है, हम समेट नहीं रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि हम खेती की बात कर ही नहीं रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो कुदरत ने दिया है, जब उसको बार-बार आप निकालेंगे, बार-बार उसको देखभाल करेंगे, तो उसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो इस तरह से आप इतनी छोटी-छोटी चीज़ों को अगर हम बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, तभी जो है गाँव में उद्यमता भी आएगी, तभी गाँव की बसाहत दोबारा होगी, तभी गाँव से लोग जो है पलायन करना छोड़ेंगे और तभी हमारे पहाड़ के अंदर एक समृद्धि होगी। और आज की स्थिति में जैसे लोग कह रहे हैं साहब कि गाँव तो खाली हो गए, लोग बाहर वाले आएंगे। अगर आप नहीं रहेंगे तो कोई बाहर वाला आएगा, आप नहीं रहेंगे तो जानवर घुसेगा। तो इसलिए बेहतर तरीका यह है कि हम छोटी-छोटी चीज़ों को एक बड़े मॉडल के रूप में विकसित कर करें और इसके लिए आप जैसे नौजवानों की हमको ज़रूरत है। इसमें अगर साथ मिले तो हम बहुत बड़ा एक उद्योग जो है गाँव के अंदर खड़ा कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद सर। और कहीं न कहीं आपने जो ग्रास रूट लेवल की बात है, कहीं न कहीं हमारे पहाड़ों में आपने संजीवनी बूटी जो बताई है और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे जंगलों में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, ऐसे प्रोड्यूस होते हैं, जैसे आपने घिंगारू बताया, हीसर बताया और कड़ी पत्ता, बहुत सारे चीज़ें बताई हैं। तो कहीं न कहीं उन पे अगर फोकस कर दिया जाए और सरकार भी इस पे अपना बेसिकली कहीं ध्यान दे कि भाई जो इस तरह के रूरल स्टार्टअप्स हैं, वो हमारे पहाड़ों में लगें और उसका कलेक्शन हो, उसका मास प्लांटेशन हो, कहीं न कहीं उसका दोहन भी अगर होता है तो उसका प्लांटेशन भी हो। तो ऐसे हमारे जंगल भी बचे रहेंगे और हमें वहाँ से कुछ ना कुछ लाइवलीहुड के लिए हमारे लोगों को मिलता रहेगा और उससे कहीं न कहीं हमारे क्षेत्रों में, हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं न कहीं छोटे उद्यम लगेंगे और वो एक दिन कहीं न कहीं एक बड़ा रूप लेंगे। तो सर आपने जो मार्गदर्शन दिया है, आपने जो कहीं न कहीं एक रास्ता दिखाया है, इस पे सभी लोगों को गहराई से सोचना चाहिए कि कहीं न कहीं हम लोग तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। आज हम 4G, 5G की बात कर रहे हैं, आज हम मॉडर्न आधुनिकता की बात कर रहे हैं, परंतु हमें अपने जो हमारी परंपरागत जो चीज़ें हैं, उस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए और उनको कैसे बचाया जाए, उस पे हमें सोचना चाहिए। तो सर लास्ट में एक प्रश्न अंतिम प्रश्न रहेगा कि आप हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में जो पलायन हो रहा है, हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के जो युवा अभी देखा-देखी में बाहर जा रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं कि हमारे बगल वाला चले गया तो हमें भी जाना चाहिए और उसके लिए क्या संदेश देना चाहें कि हम लोग अपने पहाड़ों में कैसे रोजगार स्थापित कर सकें और कहीं न कहीं ये जो देखा-देखी वाला जो सीन है उसको कैसे खत्म किया जाए? देखिए, इसके लिए सबसे बढ़िया बात तो ये है कि पहले कोई भी व्यक्ति शौक से नहीं जाता कहीं भी। अगर आप उसे अपना घर छोड़ना हो तो बाहर कोई जो है इस शौक से नहीं जाता है। उसके पास कुछ मजबूरियाँ होती हैं, जब उसके पास कोई आसरा नहीं होता, कोई सहारा नहीं होता है या उसके पास कोई हुनर नहीं होता है। हम सबसे पहले आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम लोगों के अंदर आपके माध्यम से लोगों में हुनर पैदा करेंगे, उनको दिखाएंगे। जो हुनर होगा उनके स्थानीय जहाँ वो रहते हैं उस क्षेत्र में क्या पैदा हो रहा है, कुदरत क्या उगा रही है। हो सकता है उनके यहाँ बुरांस ज़्यादा होता होगा, उनका बांझ होता होगा, उनके यहाँ किनगोड़ होता होगा, ठीक है। तो हम इस तरह से उनको किनगोड़ के पेड़ के उपयोग करना सिखाएंगे, जो कि सरकार के नियमों के अनुसार खतरनाक भी नहीं होगा, सरकार का नियमों का पालन भी होगा और उससे वो घटक भी निकाले जा सकेंगे जो कि जो है लोगों के कल्याण के लिए भी होंगे और जिससे एक उद्योग स्थापित किया जा सकेगा। देखिए, आपने देखा होगा कि आप गांव में चले जाइए कि आपके यहाँ गांव में सब जगह अब तो नल भी आ गए हैं, बहुत समय से 30, 40, 50 साल पुरानी से जो है पानी आ गया, लेकिन सब जगह जो है धारे हैं, नेचुरल सोर्सेस को कहना चाहिए। वो पानी सुबह से शाम तक 24 घंटे 12 महीने 24/7 जो है वो बेकार गिरता है। आपने कभी कल्पना की इस बात की कि उसी गांव के आसपास या शहरों क्षेत्रों में लगे हुए क्षेत्र में आप देखेंगे तो 20 रुपए 50 रुपए का पानी की बोतल मिल रही है। अब आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि उस नेचुरल सोर्सेस का वाटर जो है एक तरफ से बेकार हो रहा है, हम बाजार में 20 रुपए 25 रुपए का पानी खरीद रहे हैं। क्या हम सरकार के परमिशन लेकर के सरकार के नॉर्म्स के अनुसार उसी पानी को फिल्ट्रेशन करके क्या उस एरिया में नहीं बेच सकते हैं? बिल्कुल। पहली बात ये है।
दूसरी बात है, क्या हम उस पानी को, एक तो है साधारण पानी पीता है, उस पानी को जो हमारे पहाड़ों में जो मिनरल्स हैं, जो हर्बल के रूप में हैं, फूलों के रूप में हैं या फलों के रूप में हैं, उसके साथ ब्लेंड करके उस पानी को एक इम्यून सिस्टम का वाटर बना करके क्या हम दोबारा नहीं बना सकते हैं? इससे हमारे पानी की जो गुणवत्ता है वो कम से कम 3 गुना 4 गुना बढ़ेगी और कीमत जो है 5 गुना बढ़ेगी। तो इस वजह से क्या होगा, जो आदमी उस पानी को पिएगा, एक तो पहाड़ी पानी होगा और सरकार के नियमों के अनुसार जो है, जो पानी की आधार जो हमारे मानक होंगे उस पर हम उसको बनाएंगे। लेकिन अगर उसको बहुत बढ़िया पानी मिलेगा तो वो हमारे यहाँ से पानी को मिलेगा। तो हम इस तरह से जो बाहर से जो कंपनियां पानी यहाँ बेच रही हैं उनका पानी बेचना हम यहाँ बंद कर सकते हैं। प्लस हम लोगों को जो बाहर से यहाँ करके, यहाँ केवल पहाड़ में जो पर्यटन के लिए आता है वो इसलिए नहीं आता, बहुत नॉर्मली रूप में अगर आप किसी को पूछें शायद जवाब नहीं दे पाए, लेकिन बेसिक तो उसका आने का होता है कि उसका एक हवा बदले, उसका पानी बदले, उसकी भूख ठीक हो, उसका स्वास्थ्य ठीक हो, उसको एक जो है नई तरह का एक जो है स्वास्थ्य उसको यहाँ प्राप्त हो, नई तरह का फूड जो हमारे यहाँ पहाड़ से जो खाया जाता है उसकी एनर्जी उसको मिले। तो इन सब का जो उसको बेनिफिट मिलेगा तो हमारे यहाँ क्या होगा कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, हमारे यहाँ उस पानी को बढ़ावा मिलेगा, हमारे यहाँ उन जड़ी बूटियों जिनकी बात मैंने अभी कही तो उनके साथ हम ब्लेंड करके उनके साथ देंगे तो वो करेंगे। जैसे हमने अभी क्या किया, बुनास के साथ में कुछ कोशिश ये की है कि आपने देखा होगा हमें सब बुनास के साथ जूस बना दिया जाता है। जी। हमने कहा जो जूस बना रहे हैं, अगर उस बुनास के बाद, जूस बनाने के बाद बुनास का फूल फेंक देते हैं तो उसको कुछ फेंके नहीं, आप उठाइए चटनी बना दीजिए, इसकी बहुत बढ़िया चटनी बना दीजिए, प्रिजर्व कर दीजिए, खत्म हो गया, फिर फेंकने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन क्योंकि बुनास के जो जूस जब मार्केट में, ओपन मार्केट में जाता है तो वो बड़े बाजार में नहीं बिक पाता है। उसका कारण है उसमें रंग का मिला देना, और ये बहुत बड़ा, मैंने कई बार लोगों को टोका है तो लोग जो है बड़ी अब अपनी अपनी मजबूरियां हैं, अपनी अपनी मजबूरी बताते हैं। हमने कहा कि नहीं, अब हम केवल बुनास का फूल निकालेंगे, उसको सुखाएंगे और सीधे उसका पाउडर बेच देंगे। तो हमने कहा 1000 2000 रुपये 3 रुपये 3000 रुपये केजी अगर हम उसका 1 किलो पाउडर बेच दे तो उससे बढ़िया है जूस बनाने से बढ़िया, एक तो उनको प्योर मिलेगा, दूसरा उनके सेहत के अच्छा हो जाएगा, तीसरा आपको ये मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चौथा हमने यही चीज जो है काफल के साथ किया। आपने देखा होगा काफल के सीजन में पका हुआ काफल आता है तो मुश्किल से 2 से 3% पका हुआ काफल निकल पाता है। 97-98% काफल जो है जंगल में वहीं बेकार हो जाता है, धीरे धीरे के 3-4 महीने के अंदर वो सब खत्म हो जाता है। हमने ये देखा कि अगर हम काफल को शुरू सीजन में, जब काफल तैयार होने लगता है, तैयार होने की स्थिति में, जब काफल हरे रंग से लाल रंग की ओर जाने की कोशिश करता है, हमने कहा उसी समय हम लगभग 80% काफल को तोड़ देंगे उसी हरे रूप में, क्योंकि पकने का इंतजार करेंगे तो 100 दानों में से 2 दाने पकेंगे, 98 दाने फिर छोड़ने पड़ेंगे आपको। तो हमने कहा अगर हम इसको पका दें और इसको हम प्रोसेस करके इसका जूस बना दें और जूस के साथ प्रोसेस करने के बाद इसको लोगों को उपलब्ध करा दे, एक जो जंगल में जो इतना उत्पादन हो रहा है वो बेकार नहीं जाएगा। दूसरी बात, जंगल का जो स्वाद है, जंगल का टेस्ट है, उस जड़ी बूटी का जो टेस्ट है वो लोगों को मिलेगा और एक अच्छी सेहत का अच्छा जूस लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बदलाव करके हर एक चीज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जंगल के सूखे पत्ते आपने देखा होगा, हर साल जंगल में आग लगती है, जंगल में आग ही ना लगे, हम हर साल जंगलों से पत्तों को निकालें, उनसे खाद बना लें, उनसे ब्रिकेट बना लें, उनसे ब्रिक बना लें, उनसे हम जो है धूप बत्ती अगरबत्ती बना सकते हैं। इतनी चीजें जो हम सब कुछ कर सकते हैं, साधन हमारे पास है। हमारे पास क्या है, ज्ञान नहीं है, हमको केवल ज्ञान को समेटना है। अदरवाइज हमारे पास लोगों की कमी नहीं है, लोगों में क्षमता है, लोगों के करने की क्षमता भी। हाँ, ध्यान रखना पड़े कि जब भी एक गांव किसी काम शुरू करे तो 10-20 किलो से शुरू नहीं होगा, उसे 10-20 टन 2-4 टन के हिसाब से काम करना पड़ेगा, तभी उनको एक बाजार उपलब्ध होगा। छोटी मात्रा में उपलब्ध होने बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि कल आप लोगों के साथ, जो भी लोग चाहें, इसके साथ इस तरह से हम लोगों को एक बड़ा उद्यम खड़ा करने की कोशिश करेंगे। बहुत सुंदर सर, और कहीं ना कहीं आपने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि जो हमारे पहाड़ हैं, वहाँ के जो पर्यावरणीय संरचना है, जो वहाँ के हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, उनमें अगर काम किया जाए तो हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं हमारे लोगों को आजीविका भी मिल सकती है और हमारे जो संसाधन हैं वो भी सुरक्षित रह सकते हैं। और इसके साथ साथ सर, आपने एक यूट्यूब चैनल भी है आपका, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे तो कहीं ना कहीं, क्योंकि उसके मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोज भी देखी हैं। हमारे युवाओं को कहीं ना कहीं अगर आपकी वीडियोज देखेंगे तो एक नया आइडिया निकलेगा, और आजकल जरूरी है युवाओं के दिमाग में एक स्पार्क आना,
उनके माइंड में एक कहीं ना कहीं एक लॉ जलना कि भाई हम लोग ये कर सकते हैं। तो वो चीज आपने शुरुआत करी है उसकी, थोड़ा उसके बारे में नहीं बताइए। हेमेंद्र जी, बढ़िया आपने चर्चा की। देखिए हुआ क्या कि जब मेरे पास नॉलेज बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया, जी जी जी। मुझे लगा कि इसको दिया कहाँ जाए। सेमिनारों में गया तो बहुत कुछ बोलने को मिलता नहीं है, जी आधा घंटा बोलने को मिलता है तो बात पूरी नहीं हो पाती है। तो मुझे बहुत तलाश थी कि किसी को, तब मैंने एक बच्चे को पकड़ा, छोटे से 17-18 साल लड़के, उसको मैंने कहा भाई वीडियो बनाना है। तो उसने कहा अंकल जी एडिट मैं कर दूंगा। तो मैंने कहा मैं आपको पेमेंट दूंगा। जी उसके लिए मैंने एक जो है चैनल बनाया, उसका नाम रखा लर्न एंड अर्न उत्तराखंड। बहुत सुंदर। आप इस चैनल में, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा है या ये है, लेकिन जितने चैनल में कहीं आपको वैल्यू एडिशन करना सिखाया जाता है, मैं हर जगह इसमें ये सिखाता हूँ कि आप किसी चीज़ को वैल्यू ऐड कैसे करें। एक घास है, उसका अगर वो घास 1 रुपए की बिकेगी तो उसको 10 रुपए में कैसे बेचा जा सकता है। तो इस काम करने के लिए जब मैंने अपने अपने तरह से काम करना शुरू किया, तो मुझे लगा कि यार इसको हमको लोगों को बताना भी चाहिए। और शुरुआत हमने ये की थी कि भाई घास बेचने से शुरू करेंगे। पहाड़ के अंदर देखिए आप नेचुरल तरीके से बहुत घास होती है। अगर आप सरकारी भूमि देख लें, सरकारी जमीन देख लें, जंगल देख लें, खेत देख लें, गांव देख लें, तो मैंने हिसाब लगाया कि एक गांव एवरेजन, अगर एक गांव की बात कर रहा हूँ, कुछ किसी भी गांव के लीजिए, उसके आसपास के जंगल लेंगे तो कम से कम 5 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर उसके पास जंगल होता है। और अगर हम उसमें से 6-7 महीने, ये मार्च से लेकर के और अक्टूबर तक की बात करें, तो 6-7 महीने में वो कम से कम जो है लगभग बहुत कम भी, कम की प्राइस में भी 5 करोड़ रुपए की घास बेच सकता है। 5 करोड़ रुपए, एक छोटी बात, आपको ताजुब होगा इस बात का। और उस पर आपकी कोई लागत नहीं है, कोई आपकी मेहनत नहीं है, आपको केवल उस घास काटनी है, थोड़ा सा सुखानी है, उसको सीधे पैक करना है और बेच देना है। मजे की बात है कि हम जिस तरह से आपको उसकी पैकिंग करना सिखाएंगे, उससे वो दुनिया के किसी भी कोने में हरी घास जा सकती है और हरे रूप में जाएगी, सड़ेगी नहीं। और ये बताइए, ये देखिए आपकी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा भूसा और जो है दाना खपता है, और भारत के अंदर 20 लाख टन मिनिमम भूसा खपता है। अब आप देखिए कि अगर हम हरा चारा 12 महीने उपलब्ध कराएं तो भूसे की डिमांड खत्म हो जाएगी। यानी जो लोग मजबूरी में अपने जानवरों को भूसा खिला रहे हैं, उनको भूसा खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन्हीं परिप्रेक्ष्य में मैंने जो है पहला अपने चैनल में यह बनाया। दूसरी चीज में हमने ये देखा कि भाई छोटी छोटी चीजों में हम ऐसा क्या क्या है कि जो हम बेकार हो जाता है। किसी सज्जन का मेरे लिए फोन आया, साहब कि हम तो, हमारे यहाँ हल्दी बहुत है, बड़ी हल्दी सुखाना बता दीजिए। तो हमने हल्दी सुखाने का तरीका ही बदल दिया। अब आप देखिए, अभी तक क्या होता है कि हल्दी जो है आंध्रा में, गुंटूर वगैरह साइड में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ भी नॉर्दर्न इंडिया में होता है। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी आती है लोगों की, हल्दी जब प्रोसेस करते हैं तो उसको उबालना पड़ता है। उबालने में एक तो टाइम लगता है, फिर उसको सुखाना। अब बारिश नहीं, वो अगर धूप नहीं हुई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो हमने उसके लिए एक तरीका ढूंढा कि क्यों नहीं जो है इसकी गुणवत्ता को भी बढ़ाया जाए, इसके वेट को भी बढ़ाया जाए, इसके टाइम को भी बढ़ाया जाए। तो उसके लिए मैंने एक नया तरीका ढूंढा। हमने कहा नहीं, आप जो है हल्दी निकालिए, कच्ची आपकी हल्दी जैसी आई, आपने उसको केवल मिट्टी धो देनी है, उसकी मिट्टी ना हो रही उसमें, और उसके बाद उसको चिप्सिंग कर दो। आप सीधे सीधे जैसे चिप्स बनाते हैं चिप्स कर दिया, उसको सुखा दीजिए। चिप्स की मजेदार बात है कि जो हल्दी साबुत रूप में 1 महीने 1.5 महीने में सूखती है, वो चिप्स के रूप में मुश्किल से 2 दिन में सूख जाती है। और हमने जैसी वो सूखी, हमने कहा इसको एज इट इज इसी स्थिति में जो है इसको पीस दीजिए। इससे 2-3 फायदे हुए। एक, देखिए इसमें से छिलका नहीं उतारना पड़ा। दूसरी बात, क्योंकि हम अगर इसको उबालते पानी में तो इससे इसका कर्कुमिन जो ऑयल लेवल था वो उड़ जाता है, तो ये वो ऑयल नहीं उड़ा, इसमें कर्कुमिन का लेवल बढ़ गया। तीसरी बात है कि जो छिलका इसी में रहा तो उसका वजन बढ़ गया। चौथी बात है कि जो काम 1 हफ्ते में हो गया, जो 1.5-2 महीने में होना था, वो 2 महीने पहले कर दिया। तो इस तरह की छोटी छोटी तकनीकों को मैं विकसित करता हूँ और उसको कोशिश करता हूँ कि अपने यूट्यूब जो है के माध्यम से आप लोगों तक, सब लोगों तक पहुँचे। और आप लोगों से मेरा ये रहेगा कि आप लोगों के जितने ग्रुप हैं वो सब लोग इसलिए देखें कि अगर मेरे उसमें आपकी किसी और बढ़िया कंटेंट बढ़िया है, और आपको एक तरीका ढूंढा हूं मैं, क्योंकि मैं नकल नहीं करता किसी की, मेरे सारे कंटेंट अपने ओरिजिनल होते हैं। और मैं लोगों से ये जरूर कर सकता हूं कि कोई बात छूट सकती है हमारी, लेकिन कोशिश ये रहती है कि एक एक चीज, एक एक स्टेप से करके आपको बता दिया जाए। आप गांव में जाकर के आप देखिए कि छोटी से छोटी चीज आप सुखा सकते हैं, छोटा छोटा काम आप जो चाहें कर सकते हैं। गांव में आप टमाटर है, प्याज है, सूखे है, हरे पत्ते,
कोई भी कर लीजिए, आप सारी चीज़ का व्यवसाय कर सकते हैं। तो हम तो चाहेंगे कि भविष्य में जब हम आप लोग एक मिलकर के एक संगठन के रूप में काम करें, तो हम एक बड़ा मॉडल जो है इस्टेब्लिश कर पाएँ और लोगों को एक ऐसी समृद्धि दे पाएँ कि लोगों को लगे कि नहीं, गाँव फिर वही देवभूमि है, वही ऋषिभूमि है, वही वही गाँव जो है दोबारा फिर से बसना चाहिए। बहुत सुंदर सर, बहुत ही उम्दा आपने कहीं न कहीं संदेश दिया है। और जो आजकल हमारे युवाओं को, हमारे लोगों को ज़्यादातर डेटा समझ में आता है, तो आपने एक आंकड़ों के रूप में भी बता दिया है कि हमारे एक गाँव में 5 स्क्वायर मीटर का जो एरिया है, उसमें कितना टन घास हो सकता है। और ऐसे-ऐसे आपने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल दिए, हल्दी का एग्ज़ाम्पल दिया, और ऐसे-ऐसे आपने बताए हैं। कम से कम अगर देखे जाएँ तो 5,000 से 10,000 तक के ऐसे छोटे-छोटे स्टार्टअप्स के आइडियाज़ आपके पास हैं। तो कहीं न कहीं हम लोग अपने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपका वीडियो का लिंक भी दे देंगे, यूट्यूब का लिंक, तो आप लोग अपनी मतलब सारी जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। और आगे आने वाले समय में कहीं न कहीं इस तरह का जो ज्ञान है वो एक जगह पे आना चाहिए, और इसका लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलना चाहिए। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम लोग आपसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, जिससे कहीं न कहीं उन लोगों को भी एक रोज़गार के लिए रास्ता दिखे। हाँ, बहुत-बहुत नहीं, धन्यवाद। भविष्य में भी निधि जी, मैं अभी आपसे ये चाहूँगा कि आप लोगों के माध्यम से हम चाहेंगे कि हम लोगों को एक ऑनलाइन ट्रेनिंग दें। बिल्कुल सर, ऑनलाइन बिल्कुल। ट्रेनिंग देने में क्या होता है कि अगर हम जगह-जगह, गाँव-गाँव जाएँगे तो बहुत मुश्किल पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन ऑनलाइन ट्रेनिंग में क्या होगा कि 100, 200, 500 लोग इकट्ठे हो गए एक जी। ऑनलाइन ट्रेनिंग की, उसकी एक नॉमिनल फीस ज़रूर रखेंगे। होता है। लेकिन इससे क्या होगा कि उनको जो टेक्निकली कोई भी चीज़ होगी, वो उसकी परेशानी हम कहीं नहीं होने देंगे। और होगा। इससे सबसे बढ़िया बात है कि ये ज़्यादा कारगर तरीका और जल्दी जो है उद्यमिता को, एंटरप्रेन्योरशिप को अपनाने का एक नया तरीका हम विकसित करेंगे। और इसके लिए आप लोगों का जो है पहाड़ी एग्रीकल्चर जो है आप इसमें साथ रहेगा। और हम ये भी चाहेंगे साथ साथ में कि जो सरकारी स्कीमें हैं उनको भी हम लोगों तक पहुंचाएं। अब वो हम सीधे सरकारी स्कीमों से इन्वॉल्व नहीं होते हैं। मेरा ये कहना होता है कि अभी आपने कहा ना खर्चा, मेरे कई काम तो ऐसे हैं जो बिना खर्च के हो सकते हैं, बिल्कुल। जिस पे कोई पैसा आपकी लागत नहीं लगेगी, केवल आपको एफर्ट लगाना है, केवल आपको जो है समय देना है। तो इसके लिए हम फिर भी भविष्य में आपके साथ तैयार रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और कहीं न कहीं आपके पास जो ज्ञान है उसको कहीं न कहीं अभी आपने जो बात करी है ऑनलाइन माध्यम से, अगर हम ऑफलाइन माध्यम से पूरे उत्तराखंड को कवर करना चाहें तो कम से कम 10 से 20 साल लग जाएँगे। उतना हमारे पास समय भी नहीं है। और उसमें क्या हो जाता है कि इतना एक-एक आदमी को, एक-एक डिस्ट्रिक्ट को कवर करना, तो ऑनलाइन माध्यम आज एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ सकते हैं वर्चुअल माध्यम से। तो अगर हम लोग कोई मीटिंग करते हैं तो उससे 13 डिस्ट्रिक्ट के लोग आपस में एक ही प्लेटफॉर्म पे कम समय में जुड़ सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम लोग जल्दी ही कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा टॉपिक लेके आएँ, और उसका कुछ नॉमिनल, जैसे सर ने बोला है, उसका कुछ चार्जेस रखेंगे, क्योंकि फ्री की चीज़ की कोई डिमांड वो नहीं होती है, वैल्यू नहीं होती है। लोग, जैसे सरकारी हॉस्पिटल की दवाई होती है 5 रुपए की, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब तक वो 500 रुपए की, 1000 रुपए का पर्चा की दवाई ना खा ले, तब तक वो ठीक भी नहीं होते हैं। वो वही वाली कंडीशन हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर ज्ञान लेना है तो उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत पैसा खर्च भी करना पड़ेगा। वो सर ने बहुत सही बोला है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी हम इस तरह के प्रोग्राम भी शुरू करेंगे। और आपका पहाड़ी एग्रीकल्चर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे हमारे लिए समय निकाला, और कहीं ना कहीं अपना पूरा जो ज्ञान है, अपनी पूरी जो बात है, पूरे जनमानस तक पहुंचाने की कोशिश करी है। कहीं ना कहीं आज जरूरत है उत्तराखंड को आप जैसे लोगों की, कि कहीं ना कहीं हमारे जो युवा हैं वो कहाँ से ज्ञान ले पाए, कहाँ से उनको रास्ता मिल पाए। तो कहीं ना कहीं हमारे जो रिटायर्ड ऑफिशियल्स हैं, हमारे जो ज्ञानी लोग हैं, उनसे हम लोग इस तरह से जो संवाद कर रहे हैं, उसका उद्देश्य यह है कि हमारे उत्तराखंड में कोई एक मैसेज जाए, हमारे युवाओं तक मैसेज जाए, हमारी सरकार तक मैसेज जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।